हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम जब ये पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी कर रहे थे, नेशन और नेशनलिज्म किया था हमने, है ना, स्टेट को भी जान लिया था। आज हम सोशल मूवमेंट्स को ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सोशल मूवमेंट्स। अ सोशल मूवमेंट इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन aimed at bringing or resisting social change outside the sphere of established institutions. A social movement requires sustained collective action over time and hence totally spontaneous and ephemeral collective action cannot be termed as social movements. Collective action must be marked by some degree of organization and also has certain ideology. तो कह रहे हैं इसमें जो सोशल मूवमेंट हम क्या देखते हैं, कलेक्टिव एक्शन देखते हैं, है ना, सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और एक आइडियोलॉजी भी रहती है, एंड सर्टेन आइडियोलॉजी भी। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड अ लीडरशिप एंड अ स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस हाउ मेंबर्स रिलेट टू ईच अदर, make decisions and carry them out. Okay, social movements arise due to some latent need as a symbol of protest or to bring or resist some change. Okay, according to Charles Tilly in his Social Movements 2004, इनकी किताब का नाम है चार्ल्स टिली। ठीक है, यह किताब का नाम क्या है, सोशल मूवमेंट्स, और ईयर क्या है, 2004। दे आर also a major vehicle for ordinary people's participation in public politics. तो इसके थ्रू ही पब्लिक पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, अपना पार्टिसिपेशन भी दिखाते हैं। ओके, द टू फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स नेमली सस्टेन्ड एक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑपरेट साइमल्टेनियस। तो ये साथ साथ चलते हैं, सस्टेन्ड एक्शन भी रहता है और स्पॉन्टेनिटी भी रहती है। टुगेदर दीज टू डिस्टिंग्विश अ सोशल मूवमेंट फ्रॉम अदर कलेक्टिव एक्शंस। तो यही चीज़ें कलेक्टिव एक्शन से सोशल मूवमेंट को अलग करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या एग्जाम्पल है, trade union movements and cooperative movements are not social movements because they have a well established organizational structure. Okay, समझ गए। Life cycle of a social movement is generally seen in the form of 5 stages shown in the diagram. तो इसमें इन्होंने stages बताई हैं। ठीक है, सक्सेस, फेलियर, कॉम्पिटिशन, रिप्रेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। ठीक है, देखिए क्या क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, डेथ ऑफ अ करिज्मेटिक लीडर, अचीवमेंट ऑफ गोल्स एक्सेट्रा में लीड टू अब्रप्ट एंडिंग। तो मान लीजिए कोई लीडर इसमें जब लीड कर रहा होता है किसी सोशल मूवमेंट को और उसकी डेथ हो जाती है तो वो मूवमेंट भी चला जाता है ना। अ मूवमेंट में ऑल्सो विटनेस रेजुविनेशन ड्यू टू सम न्यू इवेंट्स, रीस्टेटमेंट ऑफ आइडियोलॉजी और चेंज इन लीडरशिप। इसका रेजुविनेशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब कोई नया इवेंट घट जाए, कोई नया लीडरशिप करने लगे, है ना, कोई नई आइडियोलॉजी आ जाए। ओके, वेरियस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल आर, देखिए क्या क्या है इसमें, अनरेस्ट, एक्साइटमेंट, फॉर्मलाइजेशन, है ना, डिक्लाइन एंड डेथ, ये बताया इन्होंने। ब्लूमर, मॉस एंड टीली हैव आल्सो गिवन देयर ओन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजेस दैट सोशल मूवमेंट ऑफन पास थ्रू। फर्स्ट स्टेज इज द इमर्जेंस ऑफ सोशल मूवमेंट। There are various theories which describe the causes of emergence of social movements. The movement then coalesces and develops a sense of coherence in terms of its membership, goals and ideals. In third stage, the movement generally becomes bureaucratized by establishing its own set of rules and procedures. The process of institutionalization of Brahmo Samaj from a tentative organization to formal organization is an example of ब्यूरोक्रेटाइजेशन प्रोसेस। तो कह रहे इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपने ब्रह्मो समाज को देखा था, वो एक क्या थी, एक स्थिति परक, एक मतलब स्थिति ऐसी बनी तो ऑर्गेनाइजेशन बन गई और फिर उसके बाद उसका पूरा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर मिल गया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन पूरी फॉर्मली मतलब कह सकते हैं ना कि उसकी स्ट्रक्चर में एक आप फॉर्म देखने लगेंगे जब ना पूरा प्रॉपर, और ऐसे ही कुछ बन जाना और फिर धीरे धीरे उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर भी आ जाना। तो इसी को कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या इसको पूरे प्रोसेस को ब्यूरोक्रेटाइजेशन प्रोसेस कह रहे हैं। ओके, एट दिस पॉइंट अ सोशल मूवमेंट कैन देन टेक अ नंबर ऑफ पाथ्स रेंजिंग फ्रॉम सक्सेस टू फेलियर, द कोऑप्टेशन ऑफ लीडर्स, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द लीडर एज वन ऑफ देयर ओन बाय द फॉलोअर्स, रिप्रेशन by power entities like governments or even the establishment of movement within the mainstream. Social movements are not eternal entities and finally decline as well. तो कह रहे हैं ये फाइनल
इसमें कुछ भी नहीं होता है, मतलब इसको इटर्नल एंटिटी नहीं कह सकते सोशल मूवमेंट को। वो किसी कॉज के लिए ही होता है, फिर वो जब कॉज फुलफिल हो जाता है तो फिर क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है उसका। ठीक है, कन्वेंशनली आइडियोलॉजी, परंपरागत तौर पे इसको बता रहे हैं कि आइडियोलॉजी, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप आर डिफाइंड एज द वाइटल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इवेंट। तो ये सारे कह सकते हैं एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसमें कुछ आइडियोलॉजी होगी, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा और लीडरशिप होगी। ओके, वेरियस थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ सोशल मूवमेंट्स आर ऑल्सो गिवन, लाइक इसमें जो बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, इसमें पहले ही बताया इन्होंने स्ट्रेन थ्योरी है ना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी है ना, और क्या बताया, एंड रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो हम दो थ्योरीज को ले रहे हैं और दो कलम कर लेंगे। ओके, तो सोशल अनरेस्ट थ्योरी देखिए इसमें क्या है, इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द शिकागो स्कूल। ठीक है, especially Herbert Blumer, who gave an interactivist perspective. Blumer saw them as collective attempts to change the existing social order. According to Herbert Blumer, social movements can be active or outwardly directed, aiming to transform the society, or expressive or inwardly directed to change the people who are involved. ठीक है, he also highlighted social movement in terms of its life cycle. This theory, however, fails to give an account for rational decisions and strategies of the social movement. तो बहुत सारा इसमें तत्व जरूर है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म इस प्रकार किया जाता है कि ये बहुत क्या एक्चुअल अकाउंट फॉर रैशनल डिसीजंस, फेल्स टू गिव एक्चुअल अकाउंट ना फॉर रैशनल डिसीजंस, नहीं दे पाते हैं, स्ट्रैटेजीज जो चाहिए होती हैं सोशल मूवमेंट के लिए वो नहीं बता पाती है। दूसरा इन्होंने रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी बताया, a social movement usually starts because the people are unhappy about certain things. Okay, Babar Khalsa movement is such an example. Okay, the limitations of this theory are that while the perceptions of deprivation may be necessary condition for a collective action, they are not sufficient reason in themselves. तो कह रहे हैं कि ये sufficient reason नहीं है, जैसे डिप्राइवेशन होना, परसेप्शन जो हम देखते हैं, ठीक है, वो नेसेसरी कंडीशन तो बन जाती है कलेक्टिव एक्शन के लिए, लेकिन सोशल मूवमेंट्स के लिए बने ये ज़रूरी नहीं है। अ मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑलवेज फील्स रिलेटिव डिप्राइवेशन बट इट्स नॉट स्प्रिंग इनटू एक्शन। तो कह रहे बहुत सारे लोग अपने आप को वंचित मानते हैं किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के, है ना, कोई किस चीज़ से वंचित है, कोई किस चीज़ से वंचित है, लेकिन ये कभी कभी ये हमेशा कह रहे हैं एक्शन में नहीं आ पाता है, ये सोशल मूवमेंट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए। सोशल मूवमेंट को हमने ले लिया है, इसके बारे में जान लिया, दो थ्योरीज भी जान ली हैं, सोशल अनरेस्ट थ्योरी और रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। ओके, तो उसको जानिए, समझिए, नहीं समझ पाया दोबारा वीडियो देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए भी नहीं था आज। ठीक है, कल मिलते हैं, कल हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी करेंगे और रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी करेंगे। किसका है ये पार्ट, सोशल मूवमेंट थ्योरी का ही पार्ट है, ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, इसको करेंगे। ओके, फिर इसी के कंटिन्यूएशन में हम रहने वाले हैं। एंजॉय करिए स्टडीज़ को, आप सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो आप पढ़ पा रहे हैं। ओके, तो इसको इस ब्लेसिंग को पूरी तरीके से यूज़ करिए। ओके, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।